नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आप और हम कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत गद्य खंड से फिर एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, सांवले सपनों की याद। ये एक संस्मरण है। ये आपके सामने संस्मरण एक विधा है जिसमें क्या करता है लेखक जाबिर हुसैन साहब हैं और इनका ये चित्र है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इनकी आंखों पे चश्मा, लंबे बाल हैं इनके। जाबिर हुसैन नाम से पता चलता है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं। और आप देखेंगे कि जाबिर हुसैन साहब ने अपने इस संस्मरण में, संस्मरण का अर्थ होता है अपनी स्मृतियों के आधार पर, अपनी यादों के बूते पर, स्मृतियों के आधार पर किसी अतीत की घटना को, पहले हुई घटना को वापस लिखना। ठीक है, और वह घटना जरूर दिल को छू गई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तब जाकर लेखक लिखने के लिए बाध्य होता है। तो देखेंगे बच्चों, हम जाबिर हुसैन साहब किसके लिए लिखते हैं, लिखते क्या है, संस्मरण। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कहानी नहीं है, ये है संस्मरण। संस्मरण का नाम क्या है बच्चों, सांवले सपनों की याद। लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, जाबिर हुसैन। अब हम जाबिर हुसैन साहब का परिचय पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौहनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। ठीक है बच्चों, ये बिहार प्रांत के हैं। वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। देखो, सक्रिय राजनीति में भाग लेना क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे कि एक तो व्यक्ति सिर्फ राजनीति की बातें करता है और एक व्यक्ति क्या करता है, स्वयं 1977 में मुंगेर से बिहार के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने, यानी वहां काम किया है स्वयं ने। ठीक है, सन हम देखेंगे 1995 में, 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति है। यानी राजनीति में इन्होंने क्या किया है बच्चों, सक्रिय कार्य किया है। सक्रिय यानी क्रियात्मक रूप से। ठीक है, एक होता है राजनीतिक विषय में सिर्फ लेख लिखता है, बातें करता है, एक होता है इन्होंने खुद ने अपनी भागीदारी की है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार रखते हैं। देखेंगे आप, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीन भाषाओं का समान अधिकार का मतलब है तीनों की बड़ी चढ़ी नॉलेज इनको थी, तीनों ही भाषाओं को ये बहुत अच्छी तरह से जानने वाले थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक और सामाजिक, दोनों ही शब्दों में आप देखते हैं एक एक प्रत्यय है कि लंबे और राजनीतिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को, आम आदमी का जो संघर्ष है उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। देखो बच्चों, हर लेखक की अपनी लेखनी में कोई ना कोई विषय होता है कि उसने किस तबके के लोगों को, किस वर्ग के लोगों को उठाया है और उनकी समस्याओं पर बात की है। तो हम देखते हैं कौन, जाबिर हुसैन साहब क्या करते हैं, आम आदमी की समस्याओं को, उसके संघर्षों को अपनी साहित्यिक रचनाओं में प्रकट करते हैं। संघर्षरत आम आदमी विशिष्ट व्यक्तित्वों पर, विशिष्ट यानी विशेष परिस्थितियों, विशेष व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित और प्रशंसित हुई है। चर्चा धन इत, प्रशंसा धन इत, दोनों में पीछे इत इत प्रत्यय लगे हैं। और देखेंगे हम कि संघर्ष करता हुआ जो आम आदमी है
विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई और उनकी क्या है, विशिष्ट व्यक्तियों पर भी उन्होंने डायरी लिखी है और वो डायरियां काफी रही है, क्या रही है बच्चों, चर्चा में रही है और देखेंगे आप प्रशंसा भी उनकी बहुत हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। अभिनव का प्रयोग का अर्थ होता है बच्चों बिल्कुल नया नया प्रयोग उन्होंने किया है। और आप देखेंगे बिल्कुल नया प्रयोग उन्होंने किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में भी नवीन है। उसको देखो, डायरी लिखने का जो कौशल है, उस कौशल में उन्होंने क्या किया, उसकी प्रस्तुति को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, लिखने की जो शैली है, ढंग है, वो भी बहुत अच्छा है और उसका सौंदर्य भी कुछ बड़ा चढ़ा है। यानी डायरी तो पहले भी लिखी जा रही थी बच्चों, ऐसी बात नहीं है, साहित्य में डायरी लिखने वाले बहुत से लोग रहे थे, लेकिन डायरी को किस तरह से लिखा जा सकता है और वो नवीनता, कुछ नए बिंदुओं पर, कुछ नई क्या कह सकते हैं विशेषताओं के साथ इन्होंने डायरी लेखन साहित्यिक में ये लेकर आए। प्रस्तुत पाठ, यहां जो लिखा गया संस्मरण है हमारे पास, जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। समझ रहे हैं आप, है तो संस्मरण, लेकिन लिखा कौन सी शैली में गया है बच्चों, जिस तरह की डायरी लिखी जाती है, तो ये डायरी शैली में लिखा गया है। हम डायरी में क्या करते हैं, कुछ बातें लिख करके छोड़ देते हैं, तो ये संस्मरण तो है लेकिन लिखा डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। हम क्या देखते हैं, किसकी मृत्यु हो गई है, सालिम अली। सालिम अली कौन है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जिनका नाम है सालिम अली, और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये डायरी लिखी गई। और यहाँ क्या कहा गया है कि सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र का अर्थ होता है बच्चों कैसा व्यक्ति था, उसका पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो गया। डायरी ऐसे लिखी, ठीक है। अब देखते हैं हम, इसमें 3 चीजें बातें याद आ गई। साहित्य कोटि में ये क्या हो गई बच्चों, संस्मरण हो गया। संस्मरण में भी ये कैसा संस्मरण है, ये डायरी शैली में लिखा गया है, जैसे कि डायरी लिखी जाती है। और उसके साथ साथ इसमें ऐसा डायरी शैली में भी लिखा गया संस्मरण भी है, लेकिन इन दोनों को देखें तो इसमें एक और विशेषता आती है व्यक्ति चित्र की। कैसे थे वो, कौन, सालिम अली साहब। तो यहां हम देखते हैं कि एक बात में 3 बातों का जो पुट, ठीक है, प्रभाव हमें दिखाई देगा। यहाँ भाषा की रवानी, रवानी कहते हैं बच्चों सुंदरता, भाषा की जो सुंदरता है और अभिव्यक्ति की जो शैली है वो क्या करती है, दिल को छू लेने वाली है। जब आप जाबिर हुसैन साहब की भाषा को पढ़ेंगे, उनकी शैली को देखेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि ये जो जिनके विषय में लिख रहे हैं हम उनके बड़े ही करीब हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या लिखते हैं। यहां आपको स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा है बच्चों पक्षी, ये है एक पक्षी और इस पक्षी को लेखक ने इसलिए लिखा है कि ये पूरा ही संस्मरण जो है बच्चों पक्षी विज्ञानी, ठीक है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जो पक्षियों के विज्ञान, विशेष ज्ञान से सरोबार थे, ठीक है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी किसके लिए लिखा गया है, तो हम ये देखते हैं। और इसको उन्होंने उन यादों को क्या नाम दे दिया है, सांवले सपनों की याद। सपने कैसे हो गए, अब सांवले हो गए हैं, क्योंकि हमारे बीच से पक्षी विज्ञानी जो हैं वो क्या हो गए हैं, चले गए हैं। तो देखेंगे, बात करेंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम
मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। बच्चों यहाँ देखिए कि सालिम अली की तो मौत हो गई है और सालिम अली की मौत से जाबिर हुसैन साहब के मन में दुख है, अवसाद है, पीड़ा है और उस पीड़ा को वो क्या कर रहे हैं, अपनी डायरी में लिख रहे हैं। और लिखते समय उन्होंने शुरुआत कैसे की है, क्या कहते हैं वो, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार। परिंदे परिंदे यानी पक्षी, पक्षियों के क्या होते हैं, पर जो होते हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं, सुनहरे होते हैं और ऐसा लगता है कि उन खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम। और सांवले सपने, कौन से सपने, जो किससे जुड़े हैं, पक्षी वैज्ञानिक, किसका नाम आया है यहाँ पर, अब देखेंगे आप, सालिम अली साहब का। और एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। और एक हुजूम कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मौत खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, कि जब मौत आती है उसे रोका नहीं जा सकता और उससे पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि इस हुजूम में आगे आगे कौन चल रहे हैं, सालिम अली। और ऐसा लगता है लेखक को कि अपने कंधों पर, उनके कंधों पर क्या है, सैलानियों की तरह, सैलानी आते हैं ना घूमने के लिए, ठीक है, अंतहीन सफर का बोझ उठाए, कि यह सफर अंतहीन है, अंतहीन जिसके अंत का कोई छोर नहीं पता, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। जिंदगी में हम जब सजीव रहते हैं, हम जीते हैं, तब वो सफर अलग होता है, लेकिन ये मृत्यु का सफर है, ये सफर जीवन के सफर से पूरी तरह से क्या है बच्चों, अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का अब आखिरी पलायन है, क्योंकि वह, उनकी मौत हो गई है, तो भीड़ भाड़ की जिंदगी जो भी थी वो यहीं रह गई है। जीवन में जो कुछ भी संघर्ष तनाव थे वो सब क्या है, पीछे छूट गए हैं। सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन समझते हैं आप, कि अब जीवन का यह जो छोर है, पूरी तरह से जीवन को छोड़ करके वो जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है, उनको क्या नाम दिया है, संज्ञा क्या दी है, वन पक्षी, ठीक है। मौत के उस सफर में लेखक ने सालिम अली को क्या कहा है, वन पक्षी कहा है। वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जिस तरह से वन में एक पक्षी रहता है बिल्कुल नितांत अकेला, और जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। यहाँ पे वन पक्षी साबिर अली को, किसको कहा गया है, सालिम अली को कहा गया है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने जिंदगी के सारे गीत गुनगुना लिए, लेकिन अब ये गीत उनका आखिरी गीत है। और जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद क्या कर रहे हैं, ये मौत की गोद में जा बसे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति सालिम अली साहब को इस समय अपने शरीर की हरारत का अर्थ होता है कोई भी क्रियाशीलता, कहे कि आप मेरे प्राण ले लो, मेरे दिल की धड़कनों को ले लो, देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा।
हम अपनी आत्मा उनमें डाल दें, हम अपनी सांसें उनमें प्रवेश करवा दें, हम अपनी धड़कनें उन्हें दे दें, तो भी सलीम अली साहब की जो आत्मा थी वो क्या है, वापस वैसी नहीं आ सकती थी जैसा कि परमात्मा ने उनको बनाया था। क्योंकि उस शरीर में वह आत्मा थी जो पक्षियों से बड़ा ही प्रेम करती थी और पक्षियों के लिए वो आजीवन कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। कहने का अर्थ है कि हम इस शरीर में, इस रखे हुए शरीर में अगर हम प्राण भी डाल दें दूसरों के, तो हम सलीम अली साहब की उस बात को वापस नहीं ला सकते थे या नहीं ला सकते हैं जो उनके जीवन की अपनी खूबी थी। देखेंगे आगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। और लेखक उस संस्मरण में क्या कहते हैं, उनको पक्षी कह दिया है। किसने? जाबिर हुसैन साहब ने। सोए हुए पक्षी को, क्योंकि वो मृत्यु में है, वो सो चुके हैं, वो इस संसार से जा चुके हैं। तो यहाँ पे सोए हुए पक्षी किसको कहा गया है? सालिम हम देखेंगे कि पक्षी विज्ञानी को कहा गया है। और वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था। क्या कहा था सालिम अली ने? अंडरलाइन करेंगे हम। लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। उनका मानना था कि लोग क्या करते हैं, पक्षियों को भी आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। ठीक है, यह उनकी भूल है और वह इंसानों की भूल मानते हैं इसे। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से व्यक्ति प्रकृति को निहारता है, ठीक है, पहाड़ों को देखता है, झरनों को देखता है, और ठीक तरह से मनुष्य क्या करना चाहता है, उनको अपने स्वार्थवश, अपने ही हिसाब से बदलकर खुद के लिए सुख देने वाले, आनंद देने वाले मानता है, वो पक्षियों को भी उसी नजर से देखना चाहता है। तो हम देखते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? और लेखक कहते हैं कि कोई आदमी अपने कानों से क्या सुनता है? पक्षियों की आवाज। और पक्षियों की आवाज में बच्चों क्या होती है? मधुरता। और उस मधुरता में क्या होता है? संगीत। संगीत को जब वो सुनता है तो अपने भीतर यानी उसके अंदर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कि पक्षियों की आवाज से, आवाज की मधुरता ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि कोई कल 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 कोई झरना बह रहा हो। सोता कहते हैं बच्चों झरने को। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। देखो, एहसास, ये अनुभूति हर इंसान को नहीं होती है कि वे पक्षियों की आवाज को सुने और उसकी मधुरता के साथ साथ उसके प्रभाव को गहनता से, गहराई से समझ सके। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लेखक कहना चाहते हैं कि एहसास, यानी एहसास का अर्थ होता है अनुभूति करना, अनुभव करना। तो एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे, ठीक है, एहसास की जमीन कहा है, ठीक है। कौन जन्मे? मिथक का नाम है। मिथक किसे कहा गया है? सालिम अली साहब को। एक मिथक का अर्थ होता है बच्चों एक काल्पनिक जीवन या काल्पनिक स्वप्न। बात करेंगे आगे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची होगी। लेखक संस्मरण को आगे बढ़ाते हुए, यादों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि नहीं पता, इतिहास तो कहता है लेकिन हमको नहीं पता कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची होगी। आप और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण की बात जब आती है, गोपियों की बात आती है, तो रास लीला, ठीक है, प्रेम की लीलाओं का वर्णन आता है। तो यहाँ कवि, लेखक कहते हैं कि कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। जो सुंदर गोपियां हैं उनको क्या कर दिया? अपनी शरारतों का निशाना बनाया, यानी रास लीला में उनके साथ आनंद किया।
कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और धूल झाली से अपने मुंह भरे थे। और उस आनंद में उन्होंने क्या किया, माखन के घड़े भी फोड़े और धूल छाली से अपने मुंह भरे थे। और देखो लीलाओं में तो सब कुछ संभव है, और ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण ने मिट्टी भी खाई है, ठीक है, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध यानी कि वृंदावन में कहीं कमी नहीं थी, हर घर में गायें थी, हर घर में माखन था, छाछ थी, घी था, मक्खन था। तो उन्होंने अपनी लीलाओं में इन सारी बातों का क्या किया है, आनंद लिया है। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया। और कृष्ण ने क्या किया बच्चों, जो वृंदावन की जो वाटिका है, उन वाटिका कहते हैं उपवन को, बगीचे को, छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। किसने किया था, कृष्ण ने। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और वहां उस वृंदावन में, ठीक है, उस प्रकृति के सौंदर्यमय वातावरण में क्या किया कृष्ण ने, अपना वंशी वादन करके क्या कर दिया, दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में। और जब कृष्ण बजाते थे मुरली तो लोगों की धड़कनें अचानक क्या हो जाती थी, तेज हो जाती थी। उसका प्रभाव इतना मधुर था कि कहीं ना कहीं वह उनके दिलों को छू लेती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। और उस वंशी वादन से देखेंगे बच्चों कि वृंदावन के तमाम लोग, वहां की प्रकृति, वहां के पक्षी, वहां के लोग क्या हो गए थे, संगीत में हो गए थे, यानी उस संगीत के सम्मोहन में डूब गए थे। यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी, कौन सी नदी, यमुना नदी, और यमुना नदी का पानी कैसा है, सांवला, उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। और वहां पहुंचे गए व्यक्ति को ये सारी बातें वापस क्या हो जाएगी, स्मृति पर याद आएगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, उत्साह का अर्थ होता है बच्चों जोश, उत्साह का अर्थ क्या होता है, जोश। और नदी की ओर जब लोग जाते हैं तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर, कौन सी भीड़ की, लोगों की भीड़ जो नदी की तरफ जा रही है, यमुना नदी की तरफ, अचानक कोई सामने आएगा और वंशी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। और वहां ऐसी अनुभूति होती है कि इस भीड़ से निकलकर कौन आ जाएंगे, सामने कृष्ण आएंगे और फिर सबके कदम क्या होंगे, थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को, देखो बच्चों सैलानी कहते हैं घूमने जाने वाले लोग, जब वृंदावन जाते हैं तो दिन भर वो क्या करते हैं, घूमते हैं। और वो सैलानी उस वृंदावन के धाम में जब घूमते हैं तो शाम होते होते माली क्या करता है, सैलानियों को हिदायत देता है, देगा। तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं भी आ टपकेगा। कौन आ टपकेगा, कृष्ण के लिए कहा गया है। और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। किस वृंदावन मंडल में ऐसा लगता है कि कहता तो है कौन, माली सैलानियों से कि भाई अब समय हो गया है, ठीक है, आपने देख लिया वृंदावन धाम, चलिए बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, रुकिए नहीं, और उनको हिदायत देगा। तो ऐसा लगता है अब क्या होगा कि हमारे सामने कृष्ण आ जाएंगे और संगीत में पूरी वाटिका को क्या कर देंगे, सरोबार कर देंगे और पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। और लेखक कहना चाहते हैं कि क्या वृंदावन को कृष्ण की बांसुरी की तान से, उस मधुर संगीत से, उनकी लीलाओं से हटाया जा सकता है क्या। जिस प्रकार कृष्ण को वृंदावन से नहीं दूर किया जा सकता, ठीक उसी बात को कहना चाहते हैं कौन, जाबिर हुसैन साहब की ये जो पक्षी वैज्ञानिक है, कौन, सालिम अली साहब, उनको भी पक्षी जगत से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता, प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के गद्यांश को हम पूरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।